गुड मॉर्निंग। चलिए आज के टॉपिक के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है C4 साइकिल, जिसको H-N सिलेक्ट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। जनरली C4 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक अल्टरनेटिव पाथवे है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हम डिस्कस किए थे C3 साइकिल के बारे में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता था। तो वैसे ही इस साइकिल में भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। तो इस पूरे साइकिल को डिटेल से समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इस साइकिल को समझने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे कि हमारे पास ये एक एंजाइम है रूबिस्को। ठीक है, क्या है रूबिस्को? रूबिस्को की डुअल नेचर होती है। यह दो तरीके से काम करता है, एक कार्बोक्सिलेशन और दूसरा ऑक्सीजनेशन। और यह काम कब करेगा ये डिपेंड करता है वहाँ पर प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे कि यदि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अधिक है तो रूबिस्को RuBP से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जो नॉर्मल सीधे साइकिल को रन करता है। और यदि वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक हो जाए तो यही रूबिस्को RuBP से ऑक्सीजन को जोड़ता है और एक मॉलिक्यूल 3PGA की और एक मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का बनाता है। तो एक मॉलिक्यूल नॉर्मल सीधे साइकिल में चला जाता है और एक मॉलिक्यूल जो 2PGA बनता है वह C2 साइकिल में जाता है। तो अब देखिए, अगर C2 साइकिल होता है तो क्या होता है। यह क्या करता है, रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक यील्ड एंड यूज एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर। तो जब प्लांट्स में C2 साइकिल होता है तो वह फोटोसिंथेटिक यील्ड को कम कर देता है और उसके साथ साथ लाइट रिएक्शन के दौरान बने एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर, जिसको सब हम एसिमिलिटी पावर के नाम से जानते हैं, उनको यह यूज़ कर लेता है। तो क्या हुआ कि प्लांट्स इससे बचने के लिए, ये जो C2 साइकिल से जो प्लांट्स को घाटा हो रहा है, उससे बचने के लिए अपने आप में एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन किए कि ये लॉस ना हो। तो उसका जो मॉडिफिकेशन का रिजल्ट हुआ C4 साइकिल। मॉडिफिकेशन से जो नया स्ट्रक्चर बना, जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। यह है क्रेंज एनाटॉमी का स्ट्रक्चर, जिसमें दो तरीके के सेल का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। एक है मेसोफिल सेल और एक है बंडल शीथ सेल। हमने अभी अभी देखा कि रूबिस्को का फंक्शन वहाँ पर उपस्थित कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लांट्स क्या किए, रूबिस्को को इन्वायरमेंट से थोड़ा दूर ले गए, अंदर ले गए बंडल शीथ सेल में। पहले मेसोफिल सेल में था तो वो बंडल शीथ सेल में ले गए, जिससे कि ऑक्सीजन जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो उससे क्या हुआ कि बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की कंपेयर करें तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अधिक होगा और उसके कारण वहाँ पर C3 साइकिल चलेगा। अब चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से पहुँचाना है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस के द्वारा हम वहाँ पर उसको पहुँचा देते हैं। उसके बाद देखिए कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस साइकिल से रिलेटेड, जिसको थोड़ा देख लेते हैं। ये इस तरीके से, तो इसको सबसे पहले 1966 में H-N सिलेक्ट ने देखा था। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ ए अल्टरनेटिव मोड ऑफ डार्क रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन।
थर्ड है दिस साइकिल इज कंडक्ट इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रूबिस्को, मतलब रूबिस्को की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अधिक होता है रूबिस्को के लिए, तभी यह साइकिल होता है। अगली बात है कि जो C4 साइकिल होता है, C4 प्लांट इंक्लूड बोथ मोनोकाट एंड डाइकाट सच एस ग्रेमिनी, चिनिपोडिएसी एंड साइपरेसी। ये कुछ फैमिली हैं जिनमें C4 प्लांट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए दो सेल के बीच में अंतर बताया गया है, एक है बंडल शीथ सेल और एक मीजोफिल सेल। तो बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट के साइज लार्ज होता है, मीजोफिल सेल में छोटा होता है। बंडल शीथ सेल की वैक्यूल छोटा होता है, मीजोफिल सेल की वैक्यूल बड़ा होता है। बंडल शीथ में अनस्टॉक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, मीजोफिल में स्टॉक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। बंडल शीथ में रूबिस्को प्रेजेंट होता है, मीजोफिल में PEP कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होता है। बंडल शीथ में स्टार्च ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और मीजोफिल में यह एब्सेंट होता है। ये जनरल बेसिक बातें हैं C4 साइकिल को लेके। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी मैकेनिज़्म। ठीक है, तो C4 साइकिल की मैकेनिज्म किस तरीके से कंप्लीट होता है। एक सेल है मीजोफिल सेल और दूसरा सेल है बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल से स्टार्ट होता है इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल में अंदर जाता है और H2O से रिएक्ट करता है और HCO3 माइनस आयन बनाता है। यह HCO3 माइनस आयन फास्फोइनॉल पायरुवेट से रिएक्ट करता है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में और फास्फेट बाहर निकलता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। PEP जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन यहाँ से HCO3 माइनस आयन से जाता है, जिससे जो नया कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला बनता है जिसका नाम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADPH2 से रिएक्ट करता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से इस कंपाउंड में जुड़ता है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मेलिक एसिड या मेलेट। यह मेलिक एसिड ट्रांसपोर्टर की सहायता से मीजोफिल से बंडल शीथ में ट्रांसफ़र होता है और यहाँ मेलेट डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, NADP प्लस में एक हाइड्रोजन देता है, मतलब इस कंपाउंड से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वो हाइड्रोजन NADP प्लस द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है जिससे NADP बनता है और एक कार्बन से रिलीज होता है जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पायरुवेट। अब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है जिसको हमने मीजोफिल से बंडल शीथ में पहुंचाया है, यही कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को से रिएक्ट करता है, मतलब रूबिस्को के द्वारा ReBP से रिएक्ट करता है और केल्विन साइकिल को रन करता है। उसके बाद जो पायरुवेट बना है वह ट्रांसपोर्टर के द्वारा वापस मीजोफिल सेल में ट्रांसफ़र होता है और ATP से रिएक्ट करता है और PEP को पुनः बनाता है जो इस साइकिल को आगे रन करता है। इस तरीके से साइकिल चलती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस साइकिल का मेन मकसद होता है जो फोटो रेस्पिरेशन द्वारा एनर्जी और का लॉस होता है, फोटोसिंथेटिक रेट कम होता है, उसको रोकना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। तो इस तरीके से पूरे साइकिल चलते हैं। आज की टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।